बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इनकम इलास्टिसिटी को शुरू किया था और थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आया था, वहीं से शुरू कर लेते हैं दोबारा से। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो, उसमें जो आर्गूमेंट है वो इनकम है, मीनिंग दैट क्वांटिटी डिमांड is a function of income. It means it shows the impact of income on quantity demand. तो ये जब इनकम का इफेक्ट आप डिमांड पे देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट। ये इनकम इफेक्ट है, और इसमें आप देखें कि इनकम का जो इफेक्ट है वो दो तरह का है। इनकम इफेक्ट दो तरह का है, एक पॉजिटिव है और एक जो है वो नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है उसमें जो है वो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है और इनकम के कम होने से डिमांड कम हो रही है। अगर किसी चीज़ की डिमांड पर इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव हो तो उसे सुपीरियर गुड कहते हैं या उसको नॉर्मल गुड कहते हैं। इसी तरीके से अगर इनकम का इफेक्ट जो है वो डिमांड पे नेगेटिव हो तो उसे हम इंफीरियर गुड कहते हैं। तो इंफीरियर गुड आ गई, तो दो तरह की गुड्स आ गई, एक सुपीरियर गुड और एक क्या आ गई, इंफीरियर गुड। ये दो तरह की गुड है। नेगेटिव इनकम फैक्ट के लिए इंफीरियर गुड होगी और पॉजिटिव के लिए सुपीरियर या नॉर्मल जिसे कहते हैं। और तीसरी जो चीज़ थी, ये पहली बात थी, ये दूसरी थी और ये तीसरी है। इसमें देखें, इसमें इनकम के बढ़ने या कम होने के साथ क्वांटिटी डिमांड अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है। तो ये भी किस में आता है, नॉर्मल गुड में ही आता है, और इसको हम नेसेसिटीज़ कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को नॉर्मल गुड्स की दो काइंड्स बताई थी। ये देखें, नॉर्मल गुड्स की दो काइंड्स बताई थी। एक ये मैंने आपको बताई थी, ये भी देखें नॉर्मल गुड है और ये भी नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड या तो सुपीरियर होती है और नॉर्मल गुड या नेसेसिटी होती है। और इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड में क्या होता है, इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड में पॉजिटिव होता है। तो नॉर्मल गुड्स आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ नॉर्मल गुड, तो आप कहेंगे नॉर्मल गुड इज़ अ गुड वेयर इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव। और व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो आप कहेंगे देयर आर टू काइंड्स of the normal goods. First one is superior and other one is necessity, and superior is also known as luxuries. तो ये क्लियर होगी बात। उसके बाद है कि inferior गुड के लिए इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है जी। और अब आ जाएं कि इनकम इलास्टिसिटी की मेजरमेंट कैसे होगी। तो मेजरमेंट वैसे ही होगी जैसे प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला लिखा था हमने। तो उसमें लिखा था प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लिखा था उधर, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनकम आ जाएगा, वाई फॉर इनकम। ठीक है ना। वाई का सिंबल का मतलब क्या है, वाई मीन्स इनकम। तो वाई का जो नोटेशन है इकोनॉमिक्स में वो इनकम के लिए यूज़ होता है। और अगर आप इसको परसेंटेज मेथड में ले आएंगे तो प्रोपोर्शनेट चेंज की जगह आप परसेंटेज चेंज भी लिख सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्यू डी और परसेंटेज चेंज इन वाई। आपको कई दफ़ा बताया है कि इलास्टिसिटी या तो प्रोपोर्शनेट चेंज होती है या फिर परसेंटेज चेंज होती है, सिर्फ चेंज नहीं होती। सिर्फ अगर चेंज लेंगे तो वो स्लोप होती है ना। यानी डेल्टा समथिंग ओवर डेल्टा समथिंग जो होगा वो स्लोप है, लेकिन परसेंटेज डेल्टा और परसेंटेज डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो इलास्टिसिटी है। इस तरह प्रोपोर्शनेट डेल्टा ओवर प्रोपोर्शनेट डेल्टा करेंगे तो वो इलास्टिसिटी है। इसको आप को बताया हुआ है, इसको मज़ीद आप सॉल्व करेंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएगा, ये फार्मूला है।
ठीक है जी। और अगर आपको मैंने कहा था कि ये एक एग्जांपल है, इससे आप कैलकुलेट करके देखिएगा इनकम इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये इनकम है एक तरफ डिमांड है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट अगर करें यहाँ पे, तो ई वाई इज इक्वल टू, पहले हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर, सॉरी पी नहीं, इंटू, ये भी पी नहीं आना, यहाँ पे क्या आएगा, वाई, डेल्टा वाई, सॉरी यहाँ पे वाई ओवर ये क्यू है। ठीक है ना जी। तो अब डेल्टा क्यू फाइंड करें तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, ए, ये पॉइंट बी, तो न्यू कौन सा पॉइंट होगा, बी। न्यू माइनस ओल्ड करना है ना क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, चेंज हमेशा न्यू माइनस ओल्ड है। और ये इलास्टिसिटी हम मेजर कर रहे हैं ए टू बी, यानी पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक मेजर कर रहे हैं। तो बी जो होगा वो न्यू पॉइंट होगा, और ये जो ए होगा ये ओल्ड पॉइंट होगा। तो चेंज कैसे फाइंड करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले चेंज फाइंड करें क्यू डी के अंदर, कितना आएगा 40 माइनस 20, तो ये 20 आ जाएगा। और चेंज इन वाई फाइंड करें तो क्या आएगा, तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना जी। 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000 इनटू, अब ये y और q की जो वैल्यूज़ लिखनी है हमने, ये कौन सी लिखनी है, ये ओरिजिनल लिखनी है, यानी ओल्ड लिखनी है। तो ओल्ड पॉइंट पर कौन सा y आ रहा है, वो ये आ रहा है, तो ये 10,000, और ओल्ड पर ही q क्या आ रहा है 20, तो ये 20 आ जाएगा आपके पास। समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10,000 10, तो जवाब आता है 1। तो ये इसको क्या कहेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी की डिग्री क्या आई है, इक्वल टू 1, और यूनिट इलास्टिक है ये। ठीक हो गया। तो जो भी जवाब आएगा वो आपने बता देना। इसी तरीके से मैंने आपको ये समझा रहा था कि इनकम इलास्टिसिटी को अगर हम देखें तो उसका कोई ना कोई आंसर्स आएंगे, या वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएंगे, या लेस देन ज़ीरो आएंगे, या ज़ीरो आएंगे, यही आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब पॉजिटिव है, और ये नॉर्मल गुड्स होंगी। यानी एक चीज़ ध्यान में रखें कि साइन जो है, साइन ऑफ इलास्टिसिटी, ये किसी भी इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इज यूज्ड टू टू demonstrate or to show the nature of goods। समझ आ गई। यानी जो साइन होगा ना इलास्टिसिटी का, वो नेचर ऑफ द गुड्स बताएगा। और जो डिग्री है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी जो है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इज determined by value of the elasticity। समझ आ रही। जैसे यहाँ पर देखें, ये डिग्री बतानी है, तो आप साइन को नहीं देखेंगे बल्कि उसकी वैल्यू को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि इनकम इलास्टिसिटी का आंसर आ गया -1, या इनकम इलास्टिसिटी का आंसर आ गया -1.5, या मैं कहूँ कि इनकम इलास्टिसिटी का आंसर आ गया -0.5। ठीक है ना जी। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि इनकम इलास्टिसिटी का आंसर आ गया 1, और फिर इनकम इलास्टिसिटी का आंसर आ गया 1.5, तो इनकम इलास्टिसिटी का आंसर आ गया 0.5। तो यही आ सकते हैं ना वैल्यूज, यानी या तो एक, अब आपने इसमें तीन, आपको ये पता चल रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी के ये जो पहले तीन आंसर्स हैं, इसके साथ जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। देख लें, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव साइन जो है, वो साइन किसको शो करता है, साइन शोज द नेचर ऑफ द गुड। और नेगेटिव साइन किसको शो करता है, इनकम इलास्टिसिटी में नेगेटिव साइन किसको शो करता है, इंफीरियर गुड्स को। क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी में जो इनकम इफेक्ट है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, वो किसके लिए है, वो
इंफीरियर गुड्स के लिए है आपके सामने, ये नेगेटिव इनकम फैक्ट इंफीरियर गुड के लिए, और पॉजिटिव किसके लिए, वो नॉर्मल गुड के लिए है। और नॉर्मल गुड दो तरह की होती हैं, या वो सुपीरियर होती हैं या फिर वो नेसेसिटीज़ होती हैं। ठीक है, ये ज़रा ज़हन में बिठाएं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों हैं, आप इसके बारे में क्या लिखेंगे कि ये तीनों किसके लिए हैं, तीनों फॉर इंफीरियर गुड्स, यानी ये फॉर इंफीरियर गुड्स। समझ आ गई। अब डिग्री बतानी है, तो यानी साइन ने क्या बताया, नेचर, साइन से नेचर पता चला। और डिग्री कैसे पता चलेगी, डिग्री के लिए आप वैल्यू देखेंगे। तो वैल्यू अब इसमें देखें, जब वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब ये इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। और यहाँ देखें तो ये 1.5 है, तो इसका मतलब है कि ये इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ साइन को नहीं देखना, सिर्फ वैल्यू देखनी, तो ये क्या है, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1। समझ आ गई बात। तो ये डिग्री जब बतानी है तो वैल्यू देखनी है, साइन का काम है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बताना हर काइंड में। तो ये इनकम इलास्टिसिटी में नेगेटिव साइन जो आएगा वो किस लिए होगा। अच्छा, अब आ जाइए इन तीनों के अंदर देखें, तो इन तीनों के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि ये पॉजिटिव आ रहे हैं साइन इसके साथ। तो पॉजिटिव साइन है तो ये कौन सी गुड्स होंगी, ये नॉर्मल गुड्स होंगी। ठीक है ना जी, तीनों ही। लेकिन अब इसमें देखना पड़ेगा कि नॉर्मल भी तो फिर दो तरह की होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं, नॉर्मल लग्जरीज या सुपीरियर जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है नॉर्मल नेसेसिटी। और मैंने आपको बताया था इधर, आपको मैंने बताया था, ये देखें, आपको बताया था कि अगर इनकम इलास्टिसिटी का आंसर 0 से लेके 1 के दरमियान आ जाए, 0 से लेके यानी इस जगह से लेके इसके दरमियान आ जाए, तो फिर वो नेसेसिटी होगी। और अगर वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है ना जी, ग्रेटर देन 1 आएगा तो वो कौन सी होगी भला, वो लग्जरी, या जिसे आप क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं। समझ गए। अगर इनकम इलास्टिसिटी का आंसर ग्रेटर देन 1 आता है तो वो लग्जरी या सुपीरियर होगा। अगर 0 से 1 के दरमियान आता है तो वो फिर नेसेसिटी होगा। और अगर नेगेटिव आता है तो फिर वो इन्फीरियर होगा। इतनी सी बात है, समझ गए। यानी यानी इसका मतलब ये है कि अगर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तो ये कौन सी गुड होगी, ये नॉर्मल होगी। और नॉर्मल में कौन सी होगी, नेसेसिटी होगी। इस तरह इनकम इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो ये भी क्या होगा, नॉर्मल होगी, लेकिन कौन सी होगी, लग्जरी या सुपीरियर जिसे कहते हैं। और अगर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0 होगी यानी नेगेटिव होगी तो ये कौन सी गुड होगी, इन्फीरियर गुड होगी। समझ आ गई बात आपको। अच्छा, तो ये कहानी समझ आ गई आप लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, और ये लेस देन 1। लेकिन ये जो है, ये वाला, ये चूँकि ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लग्जरीज, क्योंकि पॉजिटिव है ना। या इसे क्या कहेंगे, सुपीरियर। और ये लेस देन 1 है तो पॉजिटिव है, लेस देन 1 है तो इसे क्या कहेंगे, नेसेसिटी। ठीक है ना जी। और ये भी क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इक्वल टू 1 था, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 करेंगे तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी नेसेसिटी में आ जाएगा, ये भी नेसेसिटी में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये रूल ज़रा ज़हन में रखें
A sign is not used to determine the degree of the elasticity of demand. Sign of the elasticity just shows the nature of the commodity, and degree is determined by the value of the elasticity. Degree का ताल्लुक वैल्यू से है और साइन का ताल्लुक नेचर के साथ है, गुड कौन सी है। तो ये यहाँ तक इनकम इलास्टिसिटी क्लियर हो गया आप लोगों को। यही बात मैंने यहाँ समझाई है कि या तो पॉजिटिव आएगा इनकम इलास्टिसिटी का आंसर या नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में तो कोई रोला नहीं है, कोई भी आ जाए तो इन्फीरियर है। बस आपने ये बताना है ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, ये इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये देखें ये नेगेटिव है सारे। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये तीनों केसेस इन्फीरियर के लिए हैं। लेकिन जब डिग्री बतानी है तो नेगेटिव साइन पे हाथ रख लेना और बताना इक्वल टू 1। हाथ रख लेने का मतलब ये है कि इग्नोर करना है। और उसके बाद ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, ठीक है ना जी। और इधर देखें, इधर जब इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव आएगी इन तीनों केसेस के अंदर, ये समझिए कि इनकम इलास्टिसिटी के फार्मूला अप्लाई करके ना, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आपने जवाब निकाले हुए हैं डिफरेंट डेटा से। ये डिफरेंट डेटा से जवाब आए हुए हैं और आपसे कहा जाता है कि इसको इंटरप्रेट कर दें कि ये क्या मतलब है, इन वैल्यूज़ का क्या मतलब है। तो आप उसको बता रहे हैं जी ये मतलब है इसके। तो पॉजिटिव जब भी आएगा तो वो इनकम इलास्टिसिटी जो है नॉर्मल गुड के लिए होगी। लेकिन ये ज़हन में रख लेना है कि इनकम इलास्टिसिटी का लफ्ज़ आ रहा हो। फिर इसमें भी जब डिग्री बतानी है तो पॉजिटिव साइन को जब पता चल गया ये है तो उसको इग्नोर कर देना है और बस देखनी है वैल्यू। यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 0.5 है। तो ये एक से कम है, ये एक से ज़्यादा, ये एक के बराबर है, ठीक है ना जी। क्लियर हो गई। इनकम इलास्टिसिटी का कोई इशू तो नहीं रह गया, आई थिंक कि वो सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जो काइंड्स पढ़नी है इलास्टिसिटीज़ की, वो 3 पढ़नी है, याद है ना? कौन कौन सी? ये 3 काइंड्स मैंने कहा था पढ़नी है हमने। एक प्राइस इलास्टिसिटी, ये पढ़ चुके हैं, इसके 3 मेथड थे। इसको मेजर करने के 3 मेथड थे, वो आप लोगों ने पढ़ लिए थे। यानी एक आउटले मेथड था जिसे एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू मेथड कहते हैं, और एक परसेंटेज मेथड था जिसे फ्लक्स मेथड कहते हैं, और एक ग्राफिकल मेथड था जिसे ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। तो इसके 3 मेथड थे। इसको हमने पढ़ लिया। इसमें सिंपल सा सिलसिला था, इसमें सिर्फ फार्मूले के ज़रिए हम लोग मेजर कर रहे थे। अब हमारे पास तीसरी जो काइंड है वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़नी है। ये तीसरी काइंड, इस पे चलते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जी, तो थर्ड काइंड क्या है? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम ऐसे लिख दें, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप ज़रा जेन में रखें, अब दोबारा प्राइस आ गई है, लेकिन अब प्राइस क्रॉस प्राइस, इनकम ख़त्म हो गया है, क्रॉस प्राइस। इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए पहले कि अगर मैं लिखूं क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये तो समझ आता है कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए, तो क्वांटिटी डिमांड ए की डिपेंड करती है उसी चीज़ की कीमत पे ए पर। तो इसे हम कहते हैं ऑन प्राइस इफेक्ट, ठीक है ना जी। अपनी ही कीमत पर असर, अपनी ही डिमांड पर, अपनी ही कीमत का असर अपनी चीज़ की डिमांड पर। लेकिन अगर मैं लिखूं क्वांटिटी डिमांड ए की, वो डिपेंड करती है प्राइस किसकी? बी की। तो इससे हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इसमें देखें दूसरे वाले फंक्शन में हम डिमांड ए की ले रहे हैं और प्राइस जो है वो बी की ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं क्वांटिटी डिमांड बी की, वो डिपेंड करती है प्राइस ऑफ ए पे, तो ये भी क्या होगा?
क्रॉस प्राइस इफेक्ट। समझ आ गई बात? तो ये जब कीमत किसी और चीज़ की हो और डिमांड किसी और चीज़ की हो और फिर हम देखें कि क्या इफेक्ट होता है डिमांड पर, तो वो फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाती है। तो मैंने अभी इलास्टिसिटी तो नहीं बताई, मैंने सिर्फ फ़र्क बताया है कि ये दो एग्जांपल्स दी मैंने क्रॉस प्राइस इफेक्ट की, और ये मैंने आपको बताया कि ऑन प्राइस इफेक्ट है, उसी चीज़ की प्राइस है और उसी चीज़ की डिमांड है। ठीक हो गया? अब जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो दो तरह से होती है, यानी नंबर वन, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर रिलेटेड गुड्स, और दूसरी होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर, दूसरी होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर अनरिलेटेड गुड्स। ठीक है? अब ज़रा और करें कि यहाँ पर गुड्स की नेचर बदल गई है। इनकम इलास्टिसिटी में थी नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, और फिर नॉर्मल दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी वहाँ पे, नॉर्मल लग्जरी जिसे मतलब सुपीरियर भी कहते थे या नॉर्मल नेसेसिटी कहते थे। अब यहाँ पे आ रहा है रिलेटेड गुड्स और अनरिलेटेड गुड्स। अच्छा, अब रिलेटेड गुड्स किसे कहते हैं? रिलेटेड गुड्स आर those goods which have a relationship with each other, जिनका आपस में कोई ताल्लुक हो। हैव रिलेशनशिप, जिनका कोई ताल्लुक हो आपस में। अब रिलेटेड गुड्स जो होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है? एक को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट्स, और दूसरे को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट्स और दूसरे को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को जॉइंट गुड्स भी कहते हैं। ठीक हो गया जी? तो सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये कहते हैं। ये है रिलेटेड गुड्स की कहानी। तो रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स और दूसरे को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट गुड्स। ठीक है? अब इसमें जो पहली है वो है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट्स आर दोज गुड्स which can be used for each other, जो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उसे हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। यानी which can be used for each other, या in other words which can be used in place of each other। ठीक है ना? which can be used in place of, ये भी लिख सकते हैं which can be used for each other और in place of
ईच अदर। जैसे एग्जाम्पल पे आ जाएं, जैसे हम कहें कि एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे हम कहें पेप्सी, पेप्सी और कोक, ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पेप्सी नहीं है तो कोक ले लें, कोक नहीं है तो पेप्सी ले लें, ठीक है ना जी। इसी तरीके से टी और कॉफ़ी, टी या कॉफ़ी ले लें, है ना। इसी तरीके से बटर और मार्जरीन, ठीक है जी। अ, इसी तरीके से पेन और बॉल पॉइंट, ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल जो हो जाती हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो इनके दरमियान, इनकी निशानी ये होती है कि इनके दरमियान में क्या आ रहा होता है, और 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 और, ठीक हो गया। ये सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट भेज देते हैं। अगर कोई बंदा ज़ख्मी हो जाए, खिलाड़ी फील्डिंग कर रहा हो तो सब्स्टिट्यूट, तो उधर लिखा, अगर वो कैच पकड़ ले तो उस पर लिखा भी आता है कैच बाय SUB। SUB मीन सब्स्टिट्यूट ने पकड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो असल खिलाड़ी है वो अंदर है और इसका मुतबादल यहाँ पे है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है मुतबादल। समझ आ गई बात आपको। तो ये सब्स्टिट्यूट क्लियर हो गया। अब ये इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूट में पेप्सी और कोक का आपस में ताल्लुक है ना, टी और कॉफ़ी का भी है, बटर और मार्जरीन का भी है, पेन और बॉल पॉइंट का भी है। मार्जरीन कहते हैं बलाई, जो दूध के ऊपर नहीं आती, वो मार्जरीन होता है, बटर मक्खन को कहते हैं। तो ये ज़रा देखें, ये सब्स्टिट्यूट मैंने कहा था कि वो गुड्स हैं जिनका आपस में क्या होता है, ताल्लुक होता है, हैव रिलेशनशिप, है ना। तो इन सब्स्टिट्यूट में देख लें, पेप्सी और कोक का भी ताल्लुक है, टी और कॉफ़ी का भी है। क्या ताल्लुक है? सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का ताल्लुक है। यानी पेप्सी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ कोक एंड कोक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ पेप्सी। तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का ताल्लुक है। अच्छा, इधर क्या ताल्लुक है? दूसरी जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, तो उसमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी पाई जाती है। अब दूसरा पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। नंबर टू है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को और क्या कहा जाता है? जॉइंट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है मुकम्मल करने वाला, तकमील करने वाला, यानी ऐसी गुड जो दूसरे गुड की तकमील कर दे, या एक के बगैर दूसरी क्या हो, अधूरी हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं विच आर यूज्ड जॉइंटली। समझ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? विच आर यूज्ड जॉइंटली, जिनको आप जॉइंटली यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री goods are those goods which can be used jointly। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो कार के बगैर पेट्रोल अधूरा है और पेट्रोल के बगैर कार अधूरी है, यानी वो दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड जॉइंटली। समझे? इसी तरीके से सेल फोन एंड सिम कार्ड, ये इकट्ठे यूज होते हैं। इस तरह बैट एंड बॉल इकट्ठे यूज होते हैं। इसी तरीके से पेन एंड इंक इकट्ठे यूज होते हैं। समझ गए? तो इसके दरमियान क्या आता है? एंड। ज़रा नोटिस करें, इनके दरमियान क्या आता है? एंड।
तो यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एंड आएगा और जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके दरमियान में और आएगा, और जो है वो इंग्लिश वाला, उर्दू वाला नहीं। ठीक है ना जी। तो ये जॉइंट गुड्स क्लियर हो गया आप लोगों को। इनको कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं क्योंकि इन दो के दरमियान एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रिलेशन है। यानी ये दोनों मिलकर एक दूसरे की तकमील करते हैं। समझ गए? जिस तरह से आप लोगों ने कोई बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट देखी होंगी, उसमें आजकल एवरीडे की एडवर्टीज़मेंट में आता है कि बने हैं एक दूसरे के लिए। मतलब चाय और एवरीडे दोनों मिलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, फिर वो मुकम्मल होते हैं, क्योंकि दोनों जॉइंट गुड्स हैं। वो यहाँ मैसेज देते हैं कि दोनों जॉइंट गुड्स हैं, विच आर यूज जॉइंटली। इस तरीके से आप लोगों ने मूवी देखी होगी इंडिया की, बागबान। तो बागबान के अंदर भी यही मैसेज दिया है उन्होंने कि माँ और बाप जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री हैं, वो एक दूसरे के लिए बने हैं, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो वो भी क्या है? अम्मा, अम्मा या अब्बा नहीं हो सकता, अम्मा एंड अब्बा हो सकता है। ठीक है ना, दोनों इकट्ठे ही हैं, जॉइंट हैं। समझ आ गई बात? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट जो गुड्स हैं उनमें समझ आ गई कहानी कि वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वो इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए दोनों में ताल्लुक है एक, इसलिए इनको रिलेटेड गुड्स कहते हैं, क्योंकि इनका आपस में ताल्लुक है। और ताल्लुक क्या है? दो ताल्लुक हैं, या सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है या कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। ठीक है जी। अब मैं आपसे, चूंकि हमने इलास्टिसिटी पढ़नी है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी रिलेटेड गुड्स के लिए पढ़नी है, फिर अनरिलेटेड के लिए पढ़नी है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको रिलेटेड गुड्स समझा रहा था कि क्या होती हैं और उसकी काइंड्स कितनी हैं, दो काइंड्स हैं। और उसके बाद दूसरी जो स्टोरी है वो है भला कौन सी? अनरिलेटेड गुड्स। तो अनरिलेटेड गुड्स में यहाँ पर जो आपने रिलेटेड गुड की डेफिनेशन की है, यही डेफिनेशन दोबारा कर लें, लेकिन यहाँ लिखें विच हैव, यहाँ क्या आ जाएगा? इस जगह पे क्या आ जाएगा? नो रिलेशनशिप, जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, तो वो अनरिलेटेड गुड्स बन जाएंगी। इनको मैं लिख भी देता हूँ, अनरिलेटेड गुड्स, अनरिलेटेड, सॉरी, अनरिलेटेड गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स को, अनरिलेटेड गुड्स, unrelated goods are those goods which have no relationship, no no relationship, no relationship with each other। समझ आ गई? नो रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंट गुड्स भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट गुड्स भी कहा जाता है, जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप इसकी एग्जांपल ढूंढ लें, तो एग्जांपल ढूंढें, जैसे आप कहें, अब वो दो चीज़ें ऐसी लेनी हैं जिनका कोई रिलेशनशिप ना हो आपस में, यानी कोई रिलेशनशिप ना हो मीन्स दो रिलेशनशिप ना हो, एक ना तो सब्स्टिट्यूट हो और ना ही कॉम्प्लीमेंटैरिटी हो। तो मैं जैसे लिखता हूँ पेप्सी, पेप्सी एंड इंक, तो ये कोई ताल्लुक नहीं है। पेप्सी ना तो इंक का सब्स्टिट्यूट है और ना ही इंक पेप्सी का सब्स्टिट्यूट है, ना ही पेप्सी और इंक एक दूसरे के मुतबादल तौर पर इस्तेमाल होते हैं या इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, ना जॉइंट हैं ना सब्स्टिट्यूट हैं। इसी तरीके से आप कर दें शैम्पू, शैम्पू एंड शुगर। तो आप ये तो नहीं कहते दुकानदार से जाके शैम्पू लेने गए हों और वो कहे शैम्पू नहीं है, तो आप कहें चलें शुगर ही दे दें, फिर चलें इसका मुतबादल है या सब्स्टिट्यूट, ऐसा नहीं होता है। और ना ही आप किसी के घर जाएं तो वो कहते हैं अच्छा जी शैम्पू ले आए हैं, शुगर भी डाल दें इसके अंदर ताकि आप पी लें, ऐसा नहीं होता।
तो ना ही शैम्पू और शुगर इकट्ठे इस्तेमाल होती है, ना ही मुतबादल इस्तेमाल होती है। इसलिए ये दोनों क्या हैं, ये मैंने एग्जांपल जो दिए हैं ये इंडिपेंडेंट गुड्स हैं या अनरिलेटेड गुड्स हैं, समझ गए। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि ये भी हमने पढ़ा है कि रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं और अनरिलेटेड गुड्स क्या होती हैं, ये समझ आ गया। अब हमें अपने टॉपिक पे आना है, क्योंकि ये इसके अंदर यूज़ हुआ था लफ्ज़ कि ये मैं आपको पढ़ा रहा था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसमें मैंने आपसे कहा था कि हम मेजर करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर रिलेटेड गुड्स और फॉर अनरिलेटेड गुड्स। तो अब मुझे बताइए, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर, अब रिलेटेड में पहली गुड कौन सी ले सकता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट है ना, फॉर सब्स्टिट्यूट्स, और दूसरी मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर जॉइंट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा, अब ये मैं बता दूं कि जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट है दैट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और अनरिलेटेड गुड्स के लिए क्या है, ज़ीरो। ये हमने अब इस चीज़ को प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन अब भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन अब पॉजिटिव साइन जब आएगा तो साइन का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो हर काइंड ऑफ इलास्टिसिटी में साइन का मतलब कोई कमोडिटी होगा, नेचर ऑफ द गुड होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइन का मतलब सब्स्टिट्यूट होगा। इनकम इलास्टिसिटी में पॉजिटिव साइन का मतलब नॉर्मल गुड्स था, और इनकम इलास्टिसिटी जो पहले अभी पढ़ी है उसमें नेगेटिव साइन अगर आता है तो इंफीरियर गुड्स था, लेकिन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में अगर नेगेटिव साइन आएगा तो फिर क्या होगा, वो जॉइंट गुड होगी या कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगी। समझ आ गई। तो साइन से नेचर ऑफ द गुड बतानी है आपने, इलास्टिसिटी की डिग्री जो है वो उसकी वैल्यू से बतानी है, बस ये ज़हन में रखें। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं हम, इसको दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक दो बातें और कर लें। आपको याद होगा कि हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, वो था ई डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। और ये आया कैसे था भला, ये भी याद करें, ये प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला आया कैसे था। ये हमने एक फार्मूले को ओपन किया था, इस पे लिखा था proportionate change in Q divided by proportionate change in P। समझ आ गई बात, ये हमने किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व किया था। अब यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास नोटिस करें तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि Q किसका और P किसका है, किस कमोडिटी का है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती अगर ऑन हो तो। और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो तो ऑन इफेक्ट ही बताता है ना, और जो पीछे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप पढ़ के हैं वो भी ऑन ही बताती है, ऑन इफेक्ट बताती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें कि क्वांटिटी ए की है और प्राइस बी की है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्रॉस प्राइस बन जाएगा। अगर ये ना लिखें, अगर ये ना लिखें तो ये ऑन ही है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि अगर ये ए गुड है तो ये भी ए का ही है, और इधर भी क्या है, ए ही है, यहाँ भी ए ही है, यहाँ भी ए ही है, यहाँ भी ए ही है, तो एक ही बात। मेरी बात समझ आ रही है ना, फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसी चीज़ की डिमांड है और उसी चीज़ की ही प्राइस है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑन ही है, चाहे वो ए है या बी है या सी है, जो भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वाज़े तौर पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि नहीं जी ये तो
ए की डिमांड है और प्राइस किसकी है, बी की है। समझ आ रही है? ए की डिमांड है और प्राइस किसकी है, बी की है। तो अब यहाँ पर आपका जो लिखना है उसमें आएगा ई ए बी। मेरी बात समझ आ रही? ये ज़हन में रखें। ई ए बी का मतलब क्या है? ई ए बी का मतलब है कि जो पहला ये सबस्क्रिप्ट होता है ना, ये होता है क्वांटिटी के लिए, और जो दूसरा होता है ये किसके लिए होता है, ये प्राइस के लिए होता है। ये अपने दिमाग में बिठाएं आप, समझ गए? इस तरीके से यहाँ पर भी फिर अब चेंजेस आ जाएंगी। यहाँ पर क्या आएगा, ई ए बी, और यहाँ क्यू किसकी है भला, ए की, तो यहाँ क्यू की जगह पर आप ए लिख देंगे, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला बन गया। चाहे ये वाला लिख लें चाहे ये वाला लिख लें, एक ही बात। मेरी बात समझ आ रही? इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ ई और लिखता हूँ बी ए, तो इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया है कि पहला सबस्क्रिप्ट क्वांटिटी के लिए होता है, दूसरा किसके लिए होता है, प्राइस के लिए। तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे भला आप? इसका फार्मूला लिखेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी, किसकी भला, किसकी भला, बी की। और नीचे क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, किसकी आएगी भला, बी, सॉरी, प्राइस किसकी आएगी, ए की, क्योंकि इसमें ई बी ए का मतलब है, ई बी ए का मतलब है, ई बी ए का मतलब है कि प्राइस बी ए की और क्वांटिटी बी की, है ना। और ई ए बी का मतलब क्या है, पहला सब्सक्रिप्ट क्वांटिटी के लिए, दूसरा प्राइस के लिए। ये आपने वैसे जेन में रखना है कि पहला क्वांटिटी के लिए, दूसरा प्राइस के लिए। तो आप इसका ज़रा फार्मूला बनाएं तो क्या होगा, इसका फार्मूला होगा ई बी ए इज इक्वल टू, पहले आप वही फार्मूला लिख लें, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। अब बताएं क्यू के साथ क्या आएगा, क्यू के साथ आएगा बी, तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ भी बी आ जाएगा। और प्राइस के साथ क्या आएगा, ए, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये लिख लें या ये लिख लें, सेम ही है, ये एक ही चीज़ है ना, ये एक ही चीज़ है। तो ये अपने रट्टा नहीं लगाना, बहरहाल इसको समझना है कि ई ए बी भी हो सकता है, ई बी ए भी हो सकता है। तो फार्मूला दोनों देख लें आपके सामने, तो ये इस तरीके से होगा, ये दोनों फार्मूले आपके सामने हैं। समझ गए ना? तो ये दोनों ही किसके फार्मूले हैं, दोनों ही क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के फार्मूले हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। कौन सी इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो है उसको मेजर करने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे अब मैं अगर एक और कहूँ आपसे कि जनाब ई ई ई एक्स जेड, तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला बताएं कैसे बनाएंगे। आप कहेंगे जी प्रोपोर्शनेट चेंज, अब ये पहला किसके लिए होता है, क्यू के लिए, दूसरा किसके लिए होता है, पी के लिए। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू, और क्यू के साथ क्या आएगा, एक्स। और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस किसकी आएगी, जेड की। तो यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ जेड। ये भी क्रॉस बन गया ना, कि प्राइस किसी और चीज़ की है, डिमांड किसी और चीज़ की, ये क्रॉस है। ठीक है ना, ये क्या है, क्रॉस प्राइस। इधर भी देखें, इधर भी यही है, प्राइस बी की है, डिमांड ए की, ये भी क्रॉस। इधर देखें, प्राइस ए की है, क्वांटिटी बी की है। तो ये फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना जी, ये क्लियर होगी फार्मूले कैसे इसके आप लोग करेंगे। और जब ये करेंगे तो इसके वैल्यूज़ आएंगी ना जब आएंगी वैल्यूज़ तो फिर क्या होगा, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर लेते हैं ई, आप कहते हैं जी ई ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी,
अच्छा जी, ई ए बी, और ये जवाब आता है जवाब आता है 1। फिर आप लिखते हैं E A B और जवाब आता है E A B का फार्मूला अप्लाई करके, जस्ट अ मिनट। फिर आप लिखते हैं 1.5, फिर आप लिखते हैं E A B और जवाब आता है 0.5। इसी तरीके से आप लिखते हैं E A B तो जवाब आता है -1। ठीक है ना जी, मुख्तलिफ आंसर्स आ सकते हैं। फिर आप लिखते हैं E A B तो जवाब आता है सॉरी, जवाब आता है -1.5, और फिर आता है E A B तो जवाब आता है -0.5। ये दोबारा लिख लो, E A B इज इक्वल टू 1। ये 6 वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल आ जाती हैं। तो आप तो पहले तो ये तय कर लेंगे कि ये E A B या E B A आ रहा है, जो भी आ रहा है तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, और जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है तो आपको पता है या तो वो रिलेटेड गुड्स के लिए होती है या वो अनरिलेटेड गुड्स के लिए होती है। ठीक है ना जी। तो आप कहेंगे जी कि देखें ये जो है ये तीनों ये हैं पॉजिटिव साइन के साथ, और पॉजिटिव हो तो कौन सी होती हैं भला? ये होती हैं सब्स्टिट्यूट्स, है ना। पॉजिटिव साइन किसके लिए होता है? पॉजिटिव साइन किसके लिए होता है? सब्स्टिट्यूट के लिए। और नेगेटिव साइन किसके लिए होता है? जॉइंट गुड्स के लिए, जॉइंट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। ठीक है ना जी। तो और ये ज़ीरो किस, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो हैं ये रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स में पॉजिटिव साइन किसके लिए होता है? सब्स्टिट्यूट के लिए, और जॉइंट गुड्स के लिए कौन सा होता है? नेगेटिव। और ये कौन सी है? ये आपकी अनरिलेटेड गुड है। यानी फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये जवाब आ जाते हैं 6-7 जो अभी लिखे हुए हैं हमने। अच्छा, अब साइन से क्या पता चला? इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है। तो प्लस साइन किसके लिए होता है? प्लस साइन मैंने अभी बताया था, प्लस साइन जो है वो सब्स्टिट्यूट के लिए होता है, और नेगेटिव साइन किसके लिए होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए होता है, और अनरिलेटेड के लिए क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये, और मैंने ये बात ऊपर भी कही थी कि साइन का मतलब, साइन किस लिए होता है? साइन शोज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर बताता है। और जो जो वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू शोज, वैल्यू शोज द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई भी डिग्री हो, वैल्यू से ही डिग्री पता चलेगी। तो आप इसमें देखें तो इसमें देखें, एक मिनट, इसमें देखें तो ये जो है ये साइन है, और ये क्या है? ये वैल्यू है। इस तरीके से ये साइन है, ये क्या है? ये वैल्यू है। ये क्या है? साइन है, और ये क्या है? वैल्यू है। तो वैल्यू से, साइंस से क्या पता चल रहा है? पहले देखना है कि ये क्रॉस है, क्रॉस है तो फिर आपके जहन में फौरी तौर पर ये सब्स्टिट्यूट, जॉइंट और अनरिलेटेड गुड्स आनी चाहिए। और साइन पॉजिटिव का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट, यानी पॉजिटिव साइन इन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है ना जी। और नेगेटिव साइन इन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज जॉइंट और
कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है जी। और ज़ीरो, ज़ीरो शोज इन CPED इन क्रॉस प्राइस लास्ट डिमांड अनरिलेटेड गुड्स। लेकिन ये जो है यही पॉजिटिव साइन अगर इधर आता था, इधर भला इनकम इलास्टिसिटी के अंदर, तो इनकम इलास्टिसिटी के अंदर, इनकम इलास्टिसिटी के अंदर पॉजिटिव साइन इन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज, किसको शो करता था पॉजिटिव साइन? नॉर्मल गुड्स को। नॉर्मल गुड्स फिर आपको पता दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं। और नेगेटिव साइन किसको शो करता था? इन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज इंफीरियर गुड्स। ठीक हो गया जी। बाकी ये रेंजेस से मैंने समझाया हुआ है आपको, किस रेंज में आए तो क्या होगा, ये वाली सारी स्टोरी मैंने समझाई हुई कि मतलब नॉर्मल गुड कब कहेंगे, जब इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 के दरमियान होगी, और 1 से ज़्यादा होगी तो फिर लग्जरी या सुपीरियर कहलाती है, और अगर नेगेटिव होगी इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, तो फिर इन्फीरियर होगी। ठीक है ना, ये बात पहले हो चुकी। अच्छा, अब क्लियर होगी सारी चीज़ें आप लोगों को। तो मैंने ये बता दिया आपको कि रिलेटेड और अनरिलेटेड गुड्स क्या होती हैं, और क्रॉस इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है वो कैसे हम लोग बनाते हैं, उसका क्या ये फार्मूला है, उसका आप खुद भी बना सकते हैं। सिर्फ आपने ये नोटिस करना है कि इधर क्यू पर क्या और पी पर क्या है। ठीक है ना जी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मज़ीद बढ़ते हैं। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो है ये साबित करते हैं कि ये कैसे सब्स्टिट्यूट के लिए पॉजिटिव है और कैसे जो है वो नेगेटिव है, और ज़ीरो कैसे आती है। उसके लिए हम दोबारा से इसको पहले ये वाला पढ़ते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये है कि सॉरी, अच्छा जी, तो इसमें पहला क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, ये पढ़ने लगे हैं, ये वाली चीज़। ठीक है ना जी। और ये क्या होती है, पॉजिटिव, ये प्रूफ करना है हमें। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें कोई एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जनाब पेप्सी और कोक की। ये दोनों क्या है, ये सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर हम डेटा जनरेट कर लेते हैं खुद से समझने के लिए। यहाँ पर प्राइस है, ये किसकी प्राइस है, पेप्सी की, और ये डिमांड किसकी है, पेप्सी की है। ये प्राइस किसकी है, जी। तो यहाँ पर जो पहली टेबल है ये भी ऑन प्राइस इफेक्ट को शो कर रही है, और ये जो दूसरी टेबल है ये भी ऑन प्राइस इफेक्ट को शो कर रही है। देखें ना, पेप्सी की प्राइस पेप्सी की डिमांड को इफेक्ट कर रही है, तो ये ऑन है। फिर कोक की प्राइस कोक की डिमांड को इफेक्ट कर रही है, ये भी ऑन प्राइस इफेक्ट है। लेकिन हमने क्या पढ़ना है, हमने क्रॉस प्राइस पढ़ना है। देखते हैं क्या होता है। तो पेप्सी 25 रुपए की आती है मेरा ख्याल है आजकल, और फर्ज कर लें उसकी डिमांड जो है 200 है, और इसी तरीके से कोक की प्राइस भी 25 है और उसकी डिमांड जो है वो 300 है या जितनी भी है।
कोई मसला नहीं। अब ये करते हैं कि इधर अपना हम ये कहते हैं कि आप ये पेप्सी वाला टेबल भूल जाएं, ज़रा इधर कोक पे आ जाएं। इस पे देखें कि अगर हम कोक जो है वो कीमत जो है वो बढ़ा देता है, 30 रुपये कर देता है, तो कोक की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोक महंगी हो जाएगी तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी ना। तो कोक की डिमांड कम होके फ़र्ज़ कर लेते हैं 250 हो जाती है, कुछ भी हो सकती है, मैंने 250 लिख दी। लेकिन अब जब कोक ने अपनी कीमत को बढ़ाया है और उस वक्त हम फ़र्ज़ करते हैं उसी वक्त कि पेप्सी ने अपनी कीमत को नहीं चेंज किया, तो आपका क्या ख्याल है कि ये कोक की कीमत जो है ये कोक की डिमांड को तो इफेक्ट कर रही है, तो ये कोक की कीमत पेप्सी की डिमांड को भी इफेक्ट कर देगी जाके, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो क्या होगा, अब लोगों को इधर पेप्सी ने कीमत तब्दील नहीं की है, तो कोक की प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पेप्सी की डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी, हो सकता है वो 280 पे पहुंच जाए। मेरी बात समझ आई? इवन कि इसने प्राइस को चेंज ही नहीं किया है पेप्सी ने। अब अगर हम अगर अगर हम इतना डाटा देखें, सिर्फ इतना डाटा देखें, सिर्फ इतना डाटा, तो ये क्रॉस बनता है कि नहीं बनता? समझ रहे हैं कैसे भला कि प्राइस किसकी है, कोक की, और डिमांड किसकी है, पेप्सी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रॉस है। और यहाँ पे देखें कि ये इफेक्ट क्या आया है, ऑन प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव ही है, सॉरी नेगेटिव ही है। ऑन प्राइस इफेक्ट तो नेगेटिव ही है, ये देखें ये नेगेटिव ही है कि प्राइस बढ़ रही है और डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन इसको देखना है कि इधर क्या हुआ, इधर ये हुआ कि प्राइस ऑफ कोक, अच्छा इसको आप मर्जी है आपकी, आप इसको बी प्रोडक्ट कह लीजिए, इसको ए प्रोडक्ट कह लीजिए, समझ आ गई ना। यानी कोक जो है वो क्या है, बी प्रोडक्ट है, और पेप्सी क्या है, ए प्रोडक्ट है। तो अब आप देखें प्राइस ऑफ कोक जो है, यानी इसका मतलब ये है कि प्राइस ऑफ बी जो है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, प्राइस ऑफ कोक बढ़ गई, जिसके नतीजे में डिमांड जो है, डिमांड ऑफ पेप्सी जो है, जो कि डिमांड किसकी है, बी की, ए की, सॉरी, तो ए की डिमांड जो है वो भी बढ़ गई है। देखें ना, ये 25 से 30 हुई है तो बढ़ गई ना, और ये 200 से 280 पे गई है तो बढ़ गई ना। तो तो क्या इफेक्ट आया, डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे पॉजिटिव कहते हैं। तो यही हम कह रहे थे कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट के लिए क्या आता है, वो पॉजिटिव आता है। ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। अब आप फार्मूले से इसको फार्मूले से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूले से अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल निकालें तो आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो फार्मूला है उसमें देखें कि ई, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, जर्नल फार्मूला, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। आप ज़रा देखें तो क्यू कौन सा लिया हुआ है हमने, क्यू लिया हुआ है ए का, है ना, ये देखें ए का लिया हुआ है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। प्राइस किसकी ली हुई है हमने, बी की, ये देखें बी है, ये प्राइस किसकी है, बी की, तो हमने प्राइस बी की चेंज की है और डिमांड ए पर इफेक्ट देखा है। तो अब इसका आप मेजर कर लें, इसको इसको मेजर जब करेंगे तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसी तरीके से ये क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना। ये पॉइंट के लिए अपने ना भी बनाए तो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पता होगा ये ए और बी। अच्छा अब यहाँ पे ज़रा इसका ज़रा करें, डेल्टा क्यू ऑफ ए देखें, तो क्यू ऑफ ए ये है ना, इसमें कितनी तब्दीली आई, तो इसका न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, 280 माइनस 200, तो जवाब क्या आएगा, 80 आएगा। 280 में से 200 माइनस करें तो 80, और प्राइस ऑफ बी में तब्दीली देखें तो 30 में से 25 चले जाएं तो क्या जवाब आएगा, माइनस करें तो क्या आएगा, 5। ठीक है ना जी।
इनटू प्राइस ऑफ बी ओरिजिनल कौन सी है, इनिशियल पॉइंट वाली लेते हैं हमेशा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ बी क्या आएगा 25, और क्वांटिटी ऑफ ए जो है इनिशियल कौन सी है वो ये, वो है 200। तो इसका जवाब निकाल लेंगे जो भी जवाब आएगा, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, कहीं नेगेटिव साइन नहीं है। तो आप इसका मतलब ये है कि इसको हम लिखेंगे ई ए बी, क्योंकि ए का पहला सब्सक्रिप्ट क्यू के लिए होता है, दूसरा प्राइस के लिए होता है। ये समझ आ गई बात। इसका जो भी जवाब होगा वो प्लस में आएगा, और फिर डिग्री बता देंगे आप। तो प्लस का साइन किसको शो करेगा, सब्स्टिट्यूट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूट है, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो ये तो आ गया, ये वाली चीज़ हमने कर ली। अब हम करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर जॉइंट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना जी। तो इसको भी कोई एग्जांपल लेके समझते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, यहाँ देखें, यहाँ हमने क्या लिखा था, नंबर 2 है जी, क्रॉस प्राइस elasticity for complementary goods या joint goods, ठीक है ना जी। और ये क्या आएगी, ये नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी, अब ये इसके लिए भी हमें कोई एग्जांपल लेनी पड़ेगी। जैसे हम लेते हैं कार एंड पेट्रोल, ये देखें ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है। पेट्रोल कार से चलती है, कार जो है पेट्रोल से चलता है, ठीक है ना जी। तो इसमें अगर हम इसी तरीके से कर लें, इसको बी प्रोडक्ट कह लें, इसको ए कह लें, और यहाँ पे लिखें प्राइस ऑफ पेट्रोल, और यहाँ डिमांड किसकी, पेट्रोल, ये ऑन है क्योंकि उसी चीज़ की कीमत है, उसी चीज़ की डिमांड है। इस तरह यहाँ लिखें प्राइस कार, और डिमांड भी किसकी लिखें, कार, तो ये भी ऑन है। लेकिन इन दोनों टेबलों से हमने क्रॉस बनाना है। फ़र्ज़ करते हैं कि कार की कीमत है 50,000 रुपये, ठीक है ना, और कार की डिमांड कितनी है 10, और फ़र्ज़ करते हैं कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर है और उसकी डिमांड है 20,000 लीटर, ठीक है जी। अब ये करते हैं कि पेट्रोल को बढ़ा के, उसकी कीमत को बढ़ाकर 190 रुपये पे ले जाते हैं। तो अब इधर कार का वाले टेबल पे ना देखें, सिर्फ इधर पेट्रोल पे बताएं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम हो जाएगी ना, और कितनी कम होगी वो इलास्टिसिटी बनती है। लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ ये कर देते हैं कि जी वो कम होकर कितनी हो जाती है 10,000, फर्ज कर लेते हैं ना 10,000 हो जाती है। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इसी वक्त अगर हम यहाँ फ़र्ज कर लें, फ़र्ज यहाँ करना है आपने कि कार की कीमत तब्दील नहीं होती है, कार पहले भी 50,000 रुपये की आती थी, अब भी 50,000 की आती है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कार की डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पेट्रोल महंगा हो जाए तो कारों की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और वो फ़र्ज कर लें वो कम होकर कितनी हो जाती है 4, हमें फ़र्ज कर लिए। तो ये जो मतलब ये वाले कॉलम है ना, 2 कॉलम, ये क्रॉस है कि पेट्रोल की प्राइस कार की डिमांड को जो इफेक्ट कर रही है ना, ये क्रॉस है। अब इसका नतीजा क्या निकला कि प्राइस ऑफ पेट्रोल यानी प्राइस ऑफ बी जो है बढ़ गई, और डिमांड जो है कार की यानी डिमांड किसकी वाला, डिमांड ए चीज़ की, वो कम हो गई। ये देखें ये 100 से 190 में बढ़ गई, 10 से 4 कम। तो ये रिलेशनशिप क्या आया इन दो के दरमियान, इन दो के दरमियान रिलेशनशिप आया नेगेटिव। और यही हमने कहा था कि नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा। इसको भी आपने फार्मूले में पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, जैसे हमने इसका किया था यहाँ पे, है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो आप
इससे भी निकाल सकते हैं वैल्यूज़, ये आप करके देखिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आखिरी चीज़, वो क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स के लिए इसको हम देखते हैं ये कैसे वर्क करती है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉरी इंफीरियर गुड्स नहीं, आई एम सॉरी, फॉर अनरिलेटेड गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स। तो नंबर 2 जो है वो क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर अनरिलेटेड गुड्स। और ये क्या आती है भला, ज़ीरो। अनरिलेटेड गुड्स को और क्या कहते थे भला, इंडिपेंडेंट गुड्स। अच्छा, अब ये है कि कोई डाटा लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको शैम्पू की, और एंड कर लेते हैं शैम्पू एंड शुगर कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो ये अनरिलेटेड गुड्स हैं, इसका कोई डाटा जनरेट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना जी। ये बी प्रोडक्ट है, ये ए प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये शैम्पू है, और ये डिमांड भी किसकी है, ये शैम्पू की डिमांड। ये ऑन प्राइस इफेक्ट है, ये लॉ ऑफ डिमांड को पूरा करेगा। ऑन प्राइस इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक होता है। अच्छा, फिर प्राइस यहाँ पे किसकी है, शुगर की, और डिमांड किसकी है, शुगर की। अब फ़र्ज़ करें शैम्पू आता है 200 रुपये का और उसकी डिमांड है 240। शुगर आती है 60 रुपये किलो और उसकी डिमांड है 20, यानी 20,000 किलोग्राम। अब ये होता है कि शुगर जो है फ़र्ज़ कर लें वो 100 रुपये किलो हो जाती है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 हो जाती है। तो कीमत शुगर की बढ़ने से, चीनी की कीमत बढ़ने से चीनी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना जी। लेकिन इसी वक्त अज्यूम करें कि शैम्पू की कीमत बदलती नहीं है, और अब अगर शुगर की कीमत बढ़ जाए, शुगर की कीमत बढ़ जाए लेकिन शैम्पू की कीमत वही रहे, तो शैम्पू की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी वही रहेगी। तो शुगर का शैम्पू से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना तो कॉम्प्लीमेंटरिटी है और ना ही सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है। तो ये डाटा आपके काम आएगा, और जब इसका आप आंसर निकालेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है, प्राइस ऑफ शुगर जो है, यानी जो प्राइस ऑफ बी है वो बड़ी है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो शैम्पू की है, यानी क्वांटिटी डिमांड ए की जो है वो सेम रही। अगर सेम रहे तो वो अनरिलेटेड गुड्स के लिए होता है, या वो इंडिपेंडेंट गुड्स के लिए होता है वहाँ पे। तो ये जनाब आपका टॉपिक जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो गया। हमने 3 काइंड्स पढ़ ली, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास 20 मिनट पड़े हैं, तो 20 मिनट्स के अंदर हम एक और टॉपिक कंप्लीट तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ करा दूँ आपको, ठीक है। एक और हम पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं, नया क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, पॉइंट इलास्टिसिटी वर्सेस आर्क इलास्टिसिटी। ये भी एक टॉपिक है, ठीक है जी। पॉइंट इलास्टिसिटी वर्सेस आर्क इलास्टिसिटी, ये पढ़ना है अब हमने। तो पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी को पढ़ना है हमने। देखें, जो आप ये ख़ास तौर पर हम पढ़ रहे हैं पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ये प्राइस इलास्टिसिटी के लिए पढ़ रहे हैं, यानी ये पॉइंट इलास्टिसिटी पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी है,
और आर्क इलास्टिसिटी भी आर्क प्राइस इलास्टिसिटी है, समझ गए? यानी बोथ आर फॉर प्राइस, फॉर प्राइस पढ़ रहे हैं, प्राइस मीन्स ऑन प्राइस, क्रॉस नहीं। अच्छा, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था इलास्टिसिटी का फार्मूला, वो था डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, ये फार्मूला पढ़ा था। तो ये फार्मूला मार्शल ने दिया था, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। और यही एक्चुअली फार्मूला, ये फार्मूला किसका है भला? ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है, ठीक है ना जी। और ये एक्चुअली पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करता है। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, यानी ये वाला टॉपिक तो पहले ही पढ़ा हुआ, नाम अब बताया मैंने कि ये मेजर क्या करता है, पॉइंट इलास्टिसिटी। लेकिन ये है क्या, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या शो करती है? तो पॉइंट इलास्टिसिटी ये शो करती है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड shows the elasticity, shows the elasticity at one point, at one point। ये है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, समझ गए? एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट जो है वो पॉइंट इलास्टिसिटी। लेकिन जो आर्क इलास्टिसिटी है, आर्क इलास्टिसिटी जो है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड shows the elasticity between 2 points, समझ गए? बिटवीन द 2 points, एक पॉइंट पे आएगी तो पॉइंट इलास्टिसिटी, 2 पॉइंट्स पर होगी तो आर्क इलास्टिसिटी। ये मज़ीद समझते हैं इसका क्या मतलब है। जो आर्क इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो दिया था आर जी डी एलन, ये बंदे का नाम है जिसने इसको दिया था। और पॉइंट इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? मार्शल, ठीक है। अब जो एलन था वो इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ मैथमेटिशियन भी था। वो ये कहता है कि जब हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं, फर्ज करें ये डिमांड कर्व है, तो आप एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ए बी। अब इलास्टिसिटी जब मेजर करते हैं तो आप को फार्मूला याद होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या था? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो वो कहता है कि जब आप इलास्टिसिटी मेजर करते हैं तो वो मेजर तो आप ए से बी तक करते हैं, ए से बी तक करते हैं या बी से ए तक करते हैं। तो जब आप मेजर करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी तक जब आप करते हैं तो पॉइंट बी तक करते हैं तो आप लेते हैं वैल्यूज ऐसे, आप कहते हैं ये जो है वैल्यूज हैं, देख रहे हैं? तो आप यहाँ पर जब चेंज निकालते हैं तो फिर आप दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं ए से बी के दरमियान। जैसे फ़र्ज़ कर लें ये 5 है, ये 10 है, ये फ़र्ज़ कर लें 2 है, ये फ़र्ज़ कर लें 4 है। तो आप इधर जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाता है, जब आप ए से बी तक मेजर करेंगे तो वो डेल्टा क्यू निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? आप डेल्टा के लिए बी माइनस ए करेंगे, तो बी माइनस ए करेंगे तो डेल्टा क्यू क्या आएगा? 5।
और डेल्टा पी निकालेंगे तो बी माइनस ए करेंगे तो 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा इनटू। अब रोला ये है कि प्राइस भी हमारे पास 2 है और क्वांटिटीज़ भी 2 हैं, तो आप यहाँ पर प्राइस कहते हैं जो ए पर है ना वो ले लें, और क्वांटिटी भी जो ए पर है वो ले लें। तो आप ऐसे ही करते हैं ना, तो प्राइस आप 4 ले लेते हैं और क्वांटिटी आप 5 ले लेते हैं। तो ये आप कर लेते हैं यहाँ पे, और आप कहते हैं ए से बी पर हम ओल्ड वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेंगे पी और क्यू की। तो इसलिए वो कहता है कि एक्चुअली ये जो आपने इलास्टिसिटी मेजर की है, ये की तो ए से बी के दरमियान है, लेकिन ये हुई ए पर है, क्योंकि आपने यहाँ पर ए पी और क्यू की वैल्यूज़ ए वाली लिखी हैं। तो इसका जवाब कोई ना कोई तो आ जाएगा। जैसे फर्ज करें आप इसको करें तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 5 से, तो ये जवाब आता है -2। तो -2 का मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर करना होता है। लेकिन अगर आप इसी से मतलब पॉइंट बी से पॉइंट ए पर चले जाएं, समझ रहे हैं ना, तो अब क्या होगा, अब फिर दोबारा से आप ये फार्मूला लिखें डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो अब ये आपका पहले आपका बी से ए पर जा रहे थे, तो ये पहले आपका ओल्ड पॉइंट था, ये आपका न्यू पॉइंट था। अब आपका बी जो है ये ओल्ड पॉइंट है और ये ए जो है ये न्यू पॉइंट है। तो हमेशा चेंज जो फाइंड करते हैं वो न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो पहले चेंज इन क्यू फाइंड करते हैं, तो चेंज इन क्यू फाइंड करें तो अब आप चूँकि ए माइनस बी करेंगे तो 5 में से 10 माइनस करें तो क्या आएगा -5, और इसी तरीके से 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाए। अब यहाँ पर P कौन सा आएगा, B वाला आएगा। B पर प्राइस क्या है, 2 है, और B पर क्वांटिटी क्या है, वो है 10। तो अब ज़रा देखें क्या जवाब आ रहा है आपके पास। अब आपका ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 5 और ये 2, तो ये आता है -1/2 मतलब -0.5, और ये है लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ए से बी पर कुछ और आती है और बी से ए पर कुछ और आती है, हालांकि सेगमेंट तो यही है ए से बी के दरमियान। समझ आ रही ना, क्योंकि आप यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं, ये वाली वैल्यू चेंज होती है। देखें ये सेम आ रहा है 5 -5/2 और ये -5/2 ये सेम आ रहा है, लेकिन फ़र्क किधर पड़ा है, फ़र्क किधर पड़ा है कि यहाँ 4 और 5 आ गए, यहाँ 2 और 10 आ गए। तो ये इलास्टिसिटी जो आई है ये वाली यहाँ तक, ये इलास्टिसिटी आपने एक्चुअली मेजर तो ए से बी के दरमियान की है, लेकिन ये आई ए पर है। और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपने मेजर बी से ए तक की है, लेकिन ये मेजर किस पे हुई है, बी पर। इसलिए इसको पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि आप जो है प्राइस जो है वो यहाँ पर न्यू वाली ले रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये वाली बात मार्शल की है सारी, मार्शल ने पॉइंट इलास्टिसिटी की बात की। तो अब यहाँ से ये पता चला कि इलास्टिसिटी एट 1 पॉइंट जो आ रही है, यानी ये जो बी से ए से बी तक आपने मेजर की है, लेकिन एक्चुअली ये है किस पे, ये है एट पॉइंट ए पर। और ये भी जो आपने बी से ए तक मेजर किया है, ये एक्चुअली किस पर आई है, एट पॉइंट बी पर, क्योंकि बी से ए तक मेजर की। तो एक्चुअली इसमें यूज़ तो 2 पॉइंट ही हुए हैं, इसमें भी 2 पॉइंट ही यूज़ हुए हैं, ए और बी, लेकिन ये है एक पॉइंट पे ए पर, इसलिए इसको पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं और इसको बी पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं। इस पर आप भी परेशान हुए होंगे कि जी है यूज़ तो 2 हुए हैं पॉइंट, लेकिन इसको ए पर एक पॉइंट पर कह के इसको पॉइंट इलास्टिसिटी कह रहे हैं, इधर भी 2 ही हुए हैं, इसको भी आप बी से ए पर कर रहे हैं, लेकिन क्या बी पे रहे हैं इसको, क्योंकि इधर पी और क्यू की जो वैल्यूज़ आई हैं वो बी वाली आई हैं, इधर जो आई हैं वो कौन सी आई हैं, वो बी वाली आई हैं, इधर ए वाली आई हैं, क्योंकि इधर न्यू वैल्यू लिखते होते हैं। तो एलन ने ये कहा कि देखें ऐसे ना करें, जब आप इलास्टिसिटी ए से बी तक मेजर करते हैं तो फिर इधर इस जगह पर प्राइसेस भी दोनों लें, और क्योंकि इधर आप दोनों क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, दोनों प्राइसेस ले रहे हैं, उनको माइनस कर रहे हैं, और इधर आप सिर्फ इनिशियल ले रहे हैं, और इसी तरीके से इधर भी ऐसे। तो उसने कहा ऐसे मत करें, तो उसने थोड़ा सा फार्मूला चेंज किया। वो कैसे किया मैं दोबारा बताता हूँ कि फार्मूला क्या है।
इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। ज़रा गौर कीजिएगा, इसने कहा कि ऐसा करें, ये तो है पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला। उसने कहा कि जब हम इलास्टिसिटी ए से बी के दरमियान करते हैं तो चेंज में तो ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट आ जाते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करने की वजह से 2 पॉइंट आ जाते हैं। लेकिन इधर पी और क्यू जो है उसमें आपका इनिशियल पॉइंट आता है, यानी ओल्ड पॉइंट आता है, तो इसमें दूसरा जो न्यू पॉइंट है वो मिस हो जाता है। तो आप ऐसा करें, दोनों की एवरेज ले लें। अब एवरेज आप लोगों को पता है कैसे लेते हैं, एवरेज का फार्मूला तो आता है ना आप लोगों को। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है कि समीशन एक्स ओवर एन, ये एक्स बार होता है एवरेज, ये एवरेज फाइंड करने का फार्मूला है। अब इसका मतलब है सम करना, सम करना। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब फर्ज करें एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और आपसे कहा जाता है इसकी एवरेज निकालें, तो आप क्या करेंगे? इन सबको सम करेंगे। तो सम करेंगे तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आ जाएगा समीशन क्या भला एक्स, और फिर डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब है ऑब्जर्वेशन गिनने कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दें तो 15/5, तो जवाब आता है 3। तो ये 3 जो है ये इसकी एवरेज है। समझ आ गई बात? और इसलिए एवरेज को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, क्योंकि वो मिड पॉइंट को शो कर रहा होता है। किसको शो कर रहा होता है? मिड पॉइंट को। तो ये देखें, ये मिड पॉइंट आ रहा है 3। तो जब जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फार्मूले में ये डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी ऐसे ही रहने दें, और इधर जो प्राइसेस आ रही है ना ये वाली, यानी ये प्राइस, एक प्राइस 1 आ रही है, ये प्राइस 2 आ रही है, इसी तरीके से ये क्वांटिटी 1 आ रही है, ये क्वांटिटी 2 आ रही है। तो आप क्या करें, आप इधर प्राइसेस दोनों की एवरेज ले लें, तो दो पॉइंट पे 2 प्राइसेस आएंगी ना, P1 + P2, जैसे ये आपने किया, समीशन P बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 और 2, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक, ये एवरेज के फार्मूले के मुताबिक। क्योंकि उसके मुताबिक जब आप यहाँ पर आप एक्स बार फाइंड कर रहे थे, अब अगर आप पी बार फाइंड करें तो पी बार क्या होगा? पी बार क्या होगा भला? वो होगा समीशन पी ओवर एन, और समीशन पी क्या होगा? P1 + P2 ओवर 2। यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ, समझते हैं ना? क्लियर होगी बात? इसी तरीके से एवरेज ले लेनी है, यानी क्वांटिटी की भी एवरेज ले लें, Q1 + Q2 ओवर 2। तो ये जो चीज़ अब बन रही है ना, ये पॉइंट की थी, और ये कौन सी बन जाएगी? ये आर्क बन जाएगी, ई आर्क इलास्टिसिटी बन जाएगी। अब ये आर्क इलास्टिसिटी जो आप बना रहे हैं, इसमें क्या किया, इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू, अब ये चाहें तो ये 2 से कैंसिल आउट कर दें, तो ये आएगा P1 + P2 ओवर Q1 + Q2, ये चीज़ बन जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपको पता है कि डेल्टा क्यू कैसे फाइंड करते हैं। डेल्टा का फार्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, है ना, ओल्ड वैल्यू। तो ये माइनस आता है इसके अंदर। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, तो ये क्या आएगा? यहाँ आएगा Q2 - Q1 डिवाइडेड बाय चेंज इन P क्या आएगा? P2 - P1, क्योंकि डेल्टा में डेल्टा जब फाइंड करते हैं, जब डेल्टा फाइंड करते हैं तो फिर प्लस नहीं करते बल्कि माइनस करते हैं। तो ये माइनस किया हुआ है यहाँ पे, ये ज़हन में रखें, ये माइनस है। अच्छा, इनटू ये वैसे आ जाएगा P1 + P2 ओवर, एवरेज में प्लस करते हैं Q1 + Q2। ये समझ आ गई बात? अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये आता है Q2 - Q1 डिवाइडेड बाय, अब ये Q वाली वैल्यूज इस Q के नीचे लिख सकते हैं ना हम लोग, तो Q के नीचे लिखते हैं Q1
प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 ओवर, अब ये वाली वैल्यू इधर या इंटरचेंज कर दी ये दोनों वैल्यूज, तो ये इसके नीचे आ जाएगा P2 माइनस P1। समझ आ गई बात आपको? तो ये चीज़ है। अब ये जो फार्मूला है ये आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ये फार्मूला है, आपने सिंपली इधर देख लेना है। अब आप ये आपके पास डेटा हो तो आप इससे आप ए से बी तक मेजर करें तो भी जवाब सेम आएगा, और बी से ए तक मेजर करें तब भी जवाब सेम आएगा। इसकी तरह पॉइंट इलास्टिसिटी की तरह वो डिफरेंट आंसर नहीं आएंगे इस फार्मूले से आर्क इलास्टिसिटी। और इसीलिए इसका जवाब जब आप ए से बी तक मेजर करें तब भी वो सेम आएगा, और बी से ए तक करें तब भी सेम आएगा। ये करके देखिएगा। और वो होगा क्या, क्योंकि ये एवरेज इलास्टिसिटी है तो वो मिड में आएगा यहाँ पे, इसलिए आर्क इलास्टिसिटी को मिड पॉइंट फार्मूला भी कहा जाता है, या आर्क इलास्टिसिटी को एवरेज इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। समझ आ गई? क्योंकि ये एवरेज लेती है। अब आपके पास ये डाटा है ना, इस डाटा से, इसी डाटा से आपने पॉइंट इलास्टिसिटी मैंने ए से बी तक और बी से ए तक मेजर करके दिखाई हुई है, ये देखें आपके सामने, ये पॉइंट से की हुई है। इसी डाटा से अब आर्क से करके देखिएगा, ये फार्मूला अप्लाई करके ये वाला तो आप देखेंगे ए से बी जो आंसर आएगा और बी से ए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये चेक करके मुझे कल बताइएगा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। किससे करना है? इसी 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 शेड्यूल से, इसी ग्राफ से कर लें। समझ आ गई बात? और ये ग्राफ मतलब ये है कि इसका अगर हम डाटा बना लें तो डाटा भी बन जाएगा। यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे QD आ जाएगा। तो P क्या है, P जो है वो 4 है, और ये कितनी है, 5 है। P क्या है, 2 है, और ये Q कितनी है, 10 है। ठीक है ना जी? तो ये आप कर लीजिएगा। ये पॉइंट है, ये ए से बी, यानी ये और ये चीज़ एक ही है ना, ये और ये टेबल क्या है, सेम है, सेम। अब आप इस टेबल से मैंने या इस ग्राफ से मैंने आपको ये पॉइंट इलास्टिसिटी दोनों निकाल के दिखाई है, ए से बी और बी से ए। आपने ये अब आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला अप्लाई करके ए से बी और बी से ए मुझे जो है वो आर्क इलास्टिसिटीज मेजर करके देनी है। और आपने ये चेक करोगे कि इन आर्क इलास्टिसिटी वी गेट सेम रिजल्ट्स आइदर फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए, सेम रिजल्ट्स आएंगे। बट पॉइंट इलास्टिसिटी में आंसर डिफरेंट आएंगे। ये आपके सामने कि इधर आया था -2 और इधर आया था -0.5। तो पॉइंट इलास्टिसिटी में P और Q बदलने की वजह से आपका पॉइंट इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अभी मैं थोड़े क्वेश्चंस देख लूँ अगर कोई हैं आप लोगों के तो। जी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है जी अब्दुल रहमान शेख साहब का, और वो कहते हैं कि जी मेरी फ़र्स्ट क्लास है, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नाम डलवा दें। ये भाई नाम जो है वो तलहा से रब्ता करें आप। तलहा अपना नंबर ज़रा इसमें लिख दें ताकि ये यहाँ से देख लें और ये इसमें ऐड हो जाएंगे। अरीज बीबी कहती है अस्सलाम वालेकुम, अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें। ये मैंने नंबर अपना बताना है, तो
मेरा व्हाट्सएप नंबर तो वही है 0300 6300 597। ठीक हो गया जी। और उसके बाद है सर इनकम इलास्टिसिटी को एग्जांपल नहीं समझ आई। इनकम इलास्टिसिटी की एग्जांपल जो है वो पहले ये समझना पड़ेगा कि वो इंफीरियर गुड के लिए या सुपीरियर गुड के लिए। अगर पॉजिटिव है तो सुपीरियर है या नॉर्मल है, अगर नेगेटिव है तो इंफीरियर है। सर आपने लास्ट टाइम कहा था कि इसके नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। साइन की मैंने पूरी स्टोरी सुना दी आप लोगों को कि साइन कमोडिटी को शो करता है और जो वैल्यू है वो इलास्टिसिटी को शो करती है। उसके बाद है नोट्स मैंने दिए हैं, वहाँ से भी देखें, किताब भी पढ़ें। सर आप बहुत तेज़ स्क्रीन हिला रहे हैं, स्लो करें, लेक्चर कॉपी नहीं हो रहा। अच्छा जी। अनरिलेटेड गुड्स वो हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। बुक का कोई नई एडिशन बता दें, ये वो 2012 का एडिशन शेयर कर दें। ये किसी के पास 2011 या 12 का एडिशन हो सीमा की बुक का तो वो 95% आपका सिलेबस कंप्लीट करता है। वो देखें किसी के पास है तो मुझे भिजवाएं। ठीक है जी। और उसके बाद है जी नीड ऑफ क्रॉस प्राइस क्लासिंग। क्यों पढ़ रहे हैं क्रॉस प्राइस? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि अकल आ जाए हमें कि डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइसेस का उसकी डिमांड पे क्या असर होता है, और फिर उसके मुताबिक जब हम ये इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे ना, अगला टॉपिक आएगा उसमें फिर मज़ीद भी बताएंगे। उसके बाद है जी कि सर क्यों के साथ एक्स वाई अब ए बी वो तो सेम ही होगा, प्राइस और क्वांटिटी। क्रॉस के अंदर डिफरेंट होगा, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर सेम होगा। वॉइस प्रॉब्लम। सॉल्ट और शुगर भी अनरिलेटेड है ना? डिपेंड करता है, अगर आप उसको समझते हैं अनरिलेटेड तो अनरिलेटेड होंगे। इसलिए इकोनॉमिक्स में कोई चीज़ अथेंटिक नहीं है कि आप ये कहें कि दोनों अनरिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं। अगर आपको लगता है कि सॉल्ट और शुगर इकट्ठे इस्तेमाल हो सकते हैं, उनका कोई यूज़ है, तो फिर रिलेटेड हो जाएंगे वो। बुक नहीं मिल रही, बुक जो है उसका इशू है, उसको कोशिश करें कोई किसी के पास 2011-12 का एडिशन हो तो वो पीडीएफ में हमें शेयर कर दे ताकि हम सबको दे दें। अच्छा जी। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें जी इसको, तलहा भाई, सीआर साहब, उस्मान मोहम्मद खान को। अब ये नंबर अभी लिख देंगे सीआर साहब, तो फिर उसमें आप उसका कर सकते हैं। सर बस प्रेजेंट लगा दें, मेरी बुक कंफर्म कर दें, एडवांस ऑफ आर्क इलास्टिसिटी, पता नहीं क्या, सीमा का 2000 एडिशन शेयर कर दें, जुएब मेरी क्लास व्हाट्सएप पे करवा दें। सर जी नोट्स किधर से मिलेंगे? नोट्स भाई कहीं से नहीं मिलेंगे, ये ग्रुप में आओगे तो कुछ चीज़ें मिलेंगी, वरना किताब से ही पढ़ना है। नोट्स तो इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है जी। और किताब लें सीमा की 2011 या 12 एडिशन। ठीक हो गया। सैयद मोहम्मद उस्मान गनी साहब कहते हैं सप्लाई से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया। जब आएगा टाइम भाई पढ़ाएंगे, अभी डिमांड तो ख़त्म होने दो। ठीक है जी। चलें जी। तो ये है सारी स्टोरी। तो हाँ जी, ये सीमा की बुक 2011-12 की लेनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया। और इधर नंबर मैं अपना बता दूं, जो नए लोग आए हैं वो रब्ता कर सकते हैं 63000597। ठीक है जी। ये आ गया जी। चलें जी। तो मेरा ख्याल है बाकी कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।